वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। तो भाई जो 70 डेज का हार्ड चैलेंज स्टार्ट कर रखा है, आज उसका डे है 25। तो क्लास 25 स्टार्ट करते हैं और 24 नवंबर 2023 शिफ्ट 1 के सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने पहले 24 क्लासेस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो भाई क्लास नंबर 1 से स्टार्ट कर दो। जैसे ही हमारा ये 70 डेज का हार्ड चैलेंज होगा उसके बाद मेरी गारंटी भाई मैथ में से 15 में से 15 आएंगे। और एक आपको रीजनिंग में भाई रीजनिंग के इतने मॉक्स लगा दो कि 25 में से 25 ही आए। ये जो 40 नंबर है ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं मेरे भाई। 40 में से अगर 39 भी हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या की बात है। और ये 40 में से 40 जब आएंगे जब आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम में रीजनिंग के कम से कम 150 से 200 मॉक्स लगा के जाओगे। और ये मैथ के भी जो मॉक है कम से कम भी आपको 150 से 200 मॉक्स लगा के जाने हैं। डेली आप एक घंटा अगर रीजनिंग मैथ की प्रैक्टिस करते हो, मॉक लगाते हो, तो भी कंप्लीट नंबर आ जाएंगे मेरे भाई। हाँ, जिसका सिलेबस नहीं हुआ है उसको पहले अपना सिलेबस करना चाहिए, उसके बाद ये मॉक्स लगाने चाहिए। प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आपको फुल मार्क्स लेके आने हैं, ताकि आपको पता चले एग्जाम में क्या पूछ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए मॉक्स लगाया करो, बुक से प्रैक्टिस कम किया करो, बुक से बेटर है ये मॉक्स। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं उमेश यादव, 3 बार सीपीओ सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं। और पिछले 4-5 साल से पता है भाई एग्जाम्स में क्या आ रहा है, कौन सा पैटर्न चल रहा है, किस बेस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, सारी बातों का भाई पता है। तो उसी हिसाब से आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताता हूं, क्योंकि जो बुक्स में सॉल्यूशन है और जो ऐप पे सॉल्यूशंस मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है भाई, डिफिकल्ट है, उनका सॉल्यूशन समझने में दिक्कत होती है। इसलिए आपको मैथ की क्लास ज़रूर देखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी ये लिखा भी है यहाँ पे, ये क्लास ज़रूर करके जाना। स्टार्ट करते हैं 24 नवंबर 2023 शिफ्ट 1। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है प्रॉफिट एंड लॉस का। एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में लगभग गारंटीड है कि 100% एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 111 रुपए की वृद्धि होने पर 25% की हानि और 12% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। तो यहां देखो स्टेटमेंट में एक बात लिखी हुई है कि पहले उसको 25% का लॉस हो रहा था, उसके बाद उसको 12% का लाभ हो रहा है। तो ये चेंज कितना हो रहा है, आप देखो ये चेंज कितना है। पहले -25 था, पहले -25%, या मान सकते हो आप अगर 100 कॉस्ट प्राइस मानते हैं तो पहले ये 75 रुपए में किसी आर्टिकल को सेल कर रहा था, उसके बाद उसने क्या कर दिया 12% प्रॉफिट में बदल गया। 12% प्रॉफिट का मतलब है 111। अगर हम 100 रुपए कॉस्ट प्राइस मानते हैं, 100 रुपए क्या क्रय मूल्य मानते हैं, तो उस क्रय मूल्य पे अगर पहले 25% का हानि हो रही थी तो 100 का 25% मेरे भाई 25 होता है, तो 75 रुपए में सेल कर रहा था। उसके बाद उसने प्राइस इंक्रीज कर दिया, उसको 12% का लाभ हो गया। तो 100 का 12% 12 होता है। कितना चेंज हो गया आप देखो ना यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है मेरे भाई 25 और 12 37 रुपए का। कितना चेंज हो रहा है 37 रुपीज का। 75 से कितना हो गया 112। और ये जो 37 रुपए का चेंज है, मतलब पहले 75 में सेल कर रहा था, अब 112 में सेल कर रहा है, तो 37 रुपए का जो चेंज आ रहा है इसकी वैल्यू यहाँ पे 111 दी हुई है। कितनी वैल्यू है 111। ये इसका कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है। कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है। हमसे क्या पूछा है क्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है मेरे भाई क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हमने यहाँ पे सीपी जो था क्रय मूल्य उसको 100 माना था। अगर 37 इसका 3 टाइम्स है तो 100 का 3 टाइम्स कितना हो गया 300। 100 का 3 टाइम्स कितना हो गया 300। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई 300 रुपये। फिर देखो कि 100 रुपये अगर हमने क्रय मूल्य माना, पहले उसको 25% का लॉस हो रहा था। 100 का 25% 25 होता है। पहले 75 रुपये में सेल कर रहा था, बाद में उसको 12% प्रॉफिट हो रहा है। 100 का 12% 12 होता है, 112 हो गया। 75 से किसी आइटम को 112 में सेल कर रहा है, 37 उसकी वैल्यू बढ़ गई। लेकिन ये वैल्यू क्वेश्चन में 111 दी हुई है। अगर 37 की वैल्यू 111 है मतलब 37 का 3 टाइम्स है, तो 100 का 3 टाइम्स 300 हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, करके जाना भाई, एग्जाम में फिर से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फिर से ये परसेंटेज का क्वेश्चन है कि कोई चीज इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज जब भी होती है, चाहे वो प्राइस हो रहा हो चाहे क्वांटिटी हो रही है, आपको एक बेसिक बात बताइए। आप मान लो पहले 100 एंड 100 था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमसे किस में चेंज पूछा है? एरिया में। किस में चेंज पूछा है? एरिया। तो भाई एरिया क्या है? एरिया ऑफ आयत। एरिया किसका? आयत का। क्या होता है मेरे भाई? लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। क्या होता है? लेंथ इंटू में लंबाई गुणा में चौड़ाई। जो हमारा क्षेत्रफल होता है आयत का, वो क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। पहले हम मान लेते हैं कि जो पहला केस हमारे पास, पहले हम मान लेते हैं एल इंटू बी क्या था? 100 इंटू में 100। 100 इंटू में 100 कितना हो गया? 10,000। अब ये बात आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप मेरी तरह मान लोगे कि पहले 100 और 100 था, तो आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि 0 0 यानी है। चाहे वो प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा, कंजम्पशन हो रही हो, तो उन सब केस में सेम चीज़ माननी है आपको, ठीक है। अब इसने बोला कि जब सेकंड केस आता है, क्या है सेकंड केस? सेकंड केस में क्या हो रहा है कि लेंथ इंक्रीज हो गई 70%। तो अगर 100 को हम इंक्रीज करें, 100 का हम अगर 100 है, इसका 70% इंक्रीज करें, कितना? 70%। 100 का 70% कितना होता है? 70। तो इंक्रीज होकर ये कितनी हो जाएगी? 170। 100 से कितनी? 70 इंक्रीज हो गई। तो हम नई जो लेंथ इंटू ब्रेथ है, L1 एंड B1 मान लेते हैं, कितनी हो गई? 170 इंटू में ब्रेथ क्या है? चौड़ाई क्या हो गई? 35% घट गई। तो 100 माइनस 35, 100 माइनस 35 कितना होता है? 65। 65 घट गई। तो पहले यहाँ पे 100 थी, पहले कितनी थी? 100 थी, अब घट के कितनी हो गई? 65। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 17 इंटू 65, ये कितना हो गया? 85। 102 कितना आ गया? 112.5 कितना आ गया? सॉरी 110.5। 110.5। पहले एरिया था हमारे पास ये 100, मतलब 100.00 मान लो, ये कितना है? 110.5। तो ये जो 10.5 इंक्रीज हो गया, पहले 100 था अब 110.5 है, तो कितना परसेंट चेंज हुआ है? 10.5%। कितना चेंज हो गया मेरे भाई? 100 से कितना हो गया? 110.5। ठीक है। तो जब भी परसेंटेज चेंज, परसेंटेज का क्वेश्चन है, जाके इस टाइप के क्वेश्चंस करो, चाहे फिर वो क्वांटिटी वॉल्यूम कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज के बारे में पूछे, आपको पहले क्या मानना है? 100 मल्टीप्लाई 100। उसके बाद जो चेंज हो रहा है, जितना चेंज हो रहा है, वो डायरेक्टली आप यहाँ पे करके उसका निकाल सकते हो आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन एक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आपने परसेंटेज कर रखा है, तो मेरे भाई जितने भी क्वेश्चन यहाँ परसेंटेज के करवा रहा हूँ, तो वो गलत नहीं होने चाहिए। अगर गलत हो रहे हैं तो जाके प्रैक्टिस करो, मॉक्स लगाओ, बुक से सोल्व करने में कुछ नहीं है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस का एक और क्वेश्चन आ गया। तो अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हो तो पहले आपको परसेंटेज फिर प्रॉफिट लॉस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक योजना के तहत विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, पर एक वस्तु बेच रहा है और इसके अलावा वह 170 रुपए की नगद छूट दे रहा है। अब वह 10% का लाभ कमा रहा है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1300 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य निर्धारित करे। अब क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको? क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई? 1300 रुपए। कितना है? 1300 रुपए। उसने क्या किया था? इस क्वेश्चन को हम पीछे से देखते हैं, बैक साइड से चलेंगे, इस बार स्टार्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले कह रहा वो क्रय मूल्य 1300 रुपए, उसके बाद वो बता रहा कि ये इस पे 170 रुपए की छूट मिली थी। कितने रुपए की छूट मिली थी? और इस पे 10% का लाभ कमा रहा है। कितना लाभ कमा रहा है? 10% का। तो 1300 पे अगर वो 10% का लाभ कमा रहा है, तो 1300 का होता है 10% 130। 130 आप इसमें ऐड कर दो, कितना आ गया यहाँ पे? 1430। कितना है मेरे भाई? 1430। तो मार्क कॉस्ट प्राइस था, उस पे उसने 10% प्रॉफिट कमाया है। कितना? 10%। तो 1300 का 10% हो गया 130, अब प्राइस हो गया 1430। ये उसका क्या आ गया हमसे? सेलिंग प्राइस। अगर हमसे पूछे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 1430 रुपए। अब ये कह रहा है कि उस पे उसे कैश डिस्काउंट मिला था। कितना कैश डिस्काउंट मिला था? 170।
आप इसमें 170 और ऐड कर दो। जो कैश डिस्काउंट मिला था वो 170 रुपये का मिला था, तो कितने हो गए? 1600 रुपये हो गए। कितने हो गए मेरे भाई? 1600 रुपये। इससे पहले और क्या मिला था उसको? 20% डिस्काउंट मिला था एमआरपी पे। कितना मिला था? 20% डिस्काउंट। अगर आप इसमें 20% ऐड करोगे, ये देखो इसका 20%, ये किसका मतलब? ये 80 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? 80 की वैल्यू है, क्योंकि 20% अगर डिस्काउंट मिला था तो ये 80 की वैल्यू है। हमें 100 की वैल्यू बतानी है। अगर आपको 100 की वैल्यू बतानी है तो 1600 अपॉन में 80 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको काटोगे 20 आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 100 करोगे 2000। जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। अब इसको देखो, मार्क प्राइस अगर आपका कितना था? 2000 रुपये। मार्क प्राइस 2000 था, इस पर 20% का डिस्काउंट मिला। 20% का डिस्काउंट कितना हो गया? 1600। 1600 पे फिर 170 का कैश डिस्काउंट मिला, कितना हो गया? 1430। इस प्राइस पे उसने सेल किया था, ये उसका 10% प्रॉफिट था कॉस्ट प्राइस पे। तो इसका मतलब ये 110 की वैल्यू रही थी, और 110 की वैल्यू थी तो 100 की वैल्यू ये आ जाएगी। उल्टा भी इसको यहाँ से आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का यही एक बेस्ट तरीका था, ना कि हम 100 मानने 80 मानने कुछ और। ये एक बेसिक था, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। अगर आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया होता तो आप 100 मान के इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू। भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ये कितना हो गया? 4 तिया 12 और 2 14 बटे में 3, प्लस ये कितना हो गया? 5 तिया 15, 15 और 1 16। ये 5 से कम 5 और 1 6 बटे में 5, ठीक है। इसको सोल्व आउट करोगे कितना हो जाएगा? 10 बटे में 5, 5 से इसको काटोगे 2। अब हमें क्या करना है? 14 बटे 3 प्लस 2 करना है मेरे भाई। 2 करना है तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 प्लस में 6, कितना आ गया हमारे पास? 20 बटे में 3। तो 3 इंटू 6 18। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। सिंप्लीफिकेशन का बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लेना मेरे भाई, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है करेक्ट असेंडिंग एंड ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये देखो भाई, इसमें गैप बहुत ही कम है, इसमें गैप बहुत ज़्यादा कम है, 19 20। तो सबसे बड़ा नंबर ये होगा, सबसे बड़ा नंबर ये होगा। इसका मतलब इसको हम क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब देखना सबसे छोटा नंबर, सबसे ज़्यादा गैप कहाँ पे है? यहाँ पे है। सबसे ज़्यादा गैप कहाँ पे है? सॉरी यहाँ पे है। यहाँ पे तो 7 का ही गैप है, ये देखो, ठीक है। सबसे ज़्यादा गैप कहाँ है? यहाँ है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से देखना है, इन दोनों में से कौन सा होगा। तो बच गया मैं 8 बटे 15 और 37 बटे 15। ये लगभग 50% है और ये अराउंड 66% है, ठीक है। तो ये वाला छोटा है, ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा भाई। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो इसको डिवाइड कर लिया करो। इसको मान लो 80 बटे 15 मान लो, इसको कितना मान लो? 80 बटे 15। ये लगभग कितना हो गया? 75। 5 लिख लो तो यहाँ पे 75, उसके बाद 50, तो 5.3 मान लो आप। 19 बटे 20 है, 19 बटे 20 को आप एक जीरो और लगा लो, 190 लिख लो। 20 180 और 5, ये कितना हो गया? 9.5। उसके बाद 23 बटे 60 हमारे पास, इसमें भी एक जीरो यहाँ पे लगा लो, डिवाइड कर लो, तो 0.60 लगभग है, ये अप्रोक्स है 0.4, ठीक है, या 4 मान लो, 4 हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या? 27 बटे में 35, 270 लिख लेता हूँ इसको। कितना लिख लेता हूँ? 270, और डिवाइड करना हमें 35 से। किससे? 35 से। तो 35 दूनी 70, 140 और 280, लगभग 8 पे जाएगा। कितने पे जाएगा? 8 पे। तो अब देखो, सबसे छोटा 1 नंबर, फिर 2 नंबर, ये 3 नंबर, और लास्ट में आ गया 4। तो क्या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है आप अप्रोक्स मेथड से कर सकते हो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि किसी त्रिभुज का आधार L है, तो पहली बात आपको क्या है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट।
यही आपको अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दी होती, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता दो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, √3/4a², √3/4a²। किसका फॉर्मूला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का। तो इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज L एंड हाइट इज दिस, सम ऑफ द बेस एंड हाइट, तो बेस क्या है L प्लस हाइट क्या है 4L + 7, इनका सम कितना है 37। यहां से ये क्या हो गया 5L, 5L किसके बराबर आ गया 30, तो L किसके बराबर आ गया मेरे भाई 6, L किसके बराबर आ गया 6। हमें बताना एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है तो बेस कितना हो गया 6, हाइट यहाँ पे 6 की वैल्यू पुट करोगी तो 24 + 7 कितना हो गया 31, 2 से कैंसिल आउट कर दो 3, 31 3 जा 93, तो क्या आंसर आ गया भाई 93। लगभग 6 क्वेश्चन हो गए भाई, एक भी क्वेश्चन ऐसा था जो नहीं होता, सारे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ना इसमें ऐसा कुछ है कि पहले आपको सिलेबस करने की जरूरत है। बेसिक एरिया ऑफ ट्रायंगल हम बचपन से पढ़ते हैं, 9th 10th 11th 12th में हर क्लास में पढ़ा आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। ये देखो, ए बोट कैन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ, एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। अब देखो ये मान लो पानी है भाई, ठीक है, ब्लू पानी, ये ब्लू कलर है भाई, ब्लू, ठीक है। ये नाव, इसमें एक भाई पानी है। अब पानी की जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वो मान लेते हैं ये, जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है वो ये। अब कह रहा है कि एक बोट है जो 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और पानी की जो स्पीड है, पानी की जो स्पीड है वो 4 km/h है। इसमें ये हम एक बोट मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, एक बोट है जिसकी स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड है 13 km/h। पानी इधर जा रहा है और ये बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। देन द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 63 किलोमीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर पानी इस डायरेक्शन में है, पानी इस डायरेक्शन में है, बोट इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो रिलीवेंट स्पीड क्या हो जाएगी, उसमें 13 में से माइनस कर देंगे, कितनी 9 km/h, कितनी हो जाएगी 9 km/h। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे इधर, तो फिर क्या हो जाता 13 + 4 हो जाता, कितना हो जाता 13 + 4। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो नो स्पीड है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 63, हमें क्या बताना है टाइम बताना है। तो स्पीड क्या होता है मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन में टाइम, हमें टाइम बताना है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस है 63, स्पीड है 9, तो क्या आंसर आ गया 7 आवर्स। कितना आंसर आ गया 7 आवर्स, 7 घंटे लगेंगे, ये आंसर हो गया हमारा। बेसिक सा क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स। एवरेज बतानी है, एवरेज में क्या करना है सम ऑफ द, अगर आपको निकालनी है एवरेज, तो एवरेज क्या होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स। एवरेज क्या होगा सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। डिवाइड किससे करना है टोटल नंबर से। सम क्या है 3 + 7 + 9 + 0.25 -5 -3.75। डिवाइड कर दो 1 2 3 4 5 6 से, 6 से डिवाइड कर दो, ये कितना हो गया 10 और 9 19, 19.25 -8.75, कितना बच गया भाई 19 में से भाई 8 गए तो 19 और 8.5, ये लगभग 10.5 डिवाइड बाई 6 करोगे तो 6 6 7 42, 1.75। कितना आंसर आ जाएगा हमारा 1.75। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, कुछ भी नहीं करना था। सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इन हाउ मैनी ईयर्स दिस अमाउंट बिकम्स दिस एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट।
कितने पे? 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो इसका भाई एक जो वैसे तो सॉल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, लेकिन आप एक बार डिफरेंस निकाल लो। क्या निकाल लो? डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ गया इसमें? ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया? 13,000 रुपये अप्रोक्स आ गया। कितना डिफरेंस आ गया मेरे भाई? 13,000 रुपये। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इतने रुपए ब्याज पे दिए हैं, चक्रवर्ती ब्याज पे दिए हैं, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हमें 1,32,702 रुपये, 1,32,702 रुपये ब्याज पे मिलेंगे। 7,81,000 पे 1,32,000, ये लगभग इसका 1/6 है। कितना है? 1/6। और 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3%। या आप इसको ये भी मान सकते हो 16.66%। ठीक है, अगर आपने किसी को 7,81,000 रुपये उधार पे दिए हैं तो आपको ब्याज 1,32,000 रुपये, जो कि प्रिंसिपल का जो ये ब्याज है ये 1/6 है, अप्रोक्स मान रहा हूँ मैं, क्योंकि 13×6 = 78 होता है। कितना हो गया? 1/6। या आप इसको ऐसे भी लिखोगे 1,32,702 डिवाइड बाई 7,81,50। ठीक है, ये 1/6 लगभग 16% आ गया। तो 100 रुपये मान सकते हो आप। अगर 100 पे जैसे मान लो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4%, तो 4 साल में कितना आ गया? 16%। और यार 4 का 4% होता है 0.16। अब ये कितना ऐड करोगे आप, ये यहीं तक ही पहुंचेगा। तो जो अप्रोक्स आप मान के करोगे वो ये आंसर हो जाएगा कि हमें अगर 4% ब्याज पे अगर 100 रुपये दिए हैं तो लगभग 4 साल बाद आपको 16.66 अप्रोक्स इतने ही रुपए मिलेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन अप्रोक्स मेथड से करना था। अगर इसका दूसरे सॉल्यूशन पे जाओगे तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इनका रेशियो निकालना पड़ेगा हमें, इसको इससे डिवाइड करके रेशियो निकालना पड़ेगा, वैसे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप अप्रोक्स देख लेते, लगभग 1/6 है ये, इसका 1/6 है, तो इसका आंसर 4% आ जाएगा, क्योंकि 16.66 रिटर्न मिला है 100 रुपये पे मान लो 4 साल में, तो 4 साल में 16.66 4% रेट के हिसाब से ही मिलेगा। तो थोड़ा सा एक बार इस टाइप की क्वेश्चंस को देखना। इन ऐसे क्वेश्चंस को जहाँ रेट नहीं दिया हुआ उसको हम रेशियो से ही सोल्व करते हैं, और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। टाइम एंड वर्क का एक और बढ़िया क्वेश्चन है भाई, नोट कर लो, एग्जाम में फिर आ सकता है, क्योंकि ये जो फूड वाला है या कितने रुपए अर्न कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि 42 वर्कर कितने रुपए अर्न कर रहे हैं? 4,080 रुपए अर्न कर रहे हैं 5 दिन में, और कितने 48 वर्कर 14 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, ये हमें बताना है। तो इसका भाई आपको एक चीज करनी, क्या तो आप एक दिन का निकाल लो। क्या कर सकते हो आप? एक दिन का निकाल लो। 42 वर्कर्स है, 40,080 रुपये कमा रहे, कितने दिन में? 5 दिन में। एक दिन का निकालने के लिए इसको 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, एक दिन का निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर दो, और अगर एक वर्कर का निकालना है तो 42 से भी डिवाइड कर दो साथ के साथ। 4080 अपॉन में 42 इंटू में 5। एक वर्कर एक दिन में इतने रुपए कमाएगा, जब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो वेज है उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो एक वर्कर लिख के कर लेते हैं, चलो इसको ना। एक जो वर्कर है ना भाई, एक जो वर्कर है वो एक दिन में कितने रुपए कमाएगा? टोटल जो अमाउंट है उसको पहले तो हमने एक दिन का निकाल लिया भाई। 4,080 रुपये 5 दिन में कमा रहे हैं, एक दिन में कितना कमाएगा? 5 से डिवाइड कर दी। लेकिन ये अमाउंट तो 42 वर्कर कमा रहे हैं, एक वर्कर कितने कमाएगा? डिवाइड बाई 42। तो अब हमें एक वर्कर की एक दिन में इनकम पता चल गई। हमें निकालनी है 48 वर्कर्स की, तो 48 वर्कर्स की निकालनी है तो 48 से मल्टीप्लाई, और 14 दिन की निकालनी है तो 14 से मल्टीप्लाई। इसको कैंसिल आउट कर लेना, 14 दूनी 42, 7 दूनी 14, 6, और ये भाई 6 पंजे 30, 30 का 1 0 काट सकते हैं, यहाँ 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 408 की 32 से मल्टीप्लाई कर लेना, 408 की,
32 से मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। लास्ट में क्या आएगा, 6। एक ही ऑप्शन में मेरे भाई। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आप वो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले में क्या है, मैन फॉर्मूला कौन सा, जो है मैन इंटू डे इंटू अपॉन में वेज करोगे, तो इसमें दिक्कत आती है भाई। आप यहाँ बेसिक देखो ना कि 4080 रुपए 5 दिन में कमा रहे हैं बंदे, एक दिन में कितने कमाएंगे, डिवाइड बाई 5। 42 बंदे कमा रहे इतने रुपए, तो एक बंदा कितना कमाएगा, डिवाइड बाई 42। अब हमें बताना है कि 48 वर्कर 14 दिन में कितने कमाएंगे, मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 14। जैसे डिवाइड किया था वैसे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये कुछ चीजें बेसिक से सोचने की बातें होती है, ये डेली रूटीन में भी आपके काम आएगा कि आपने 42 मजदूर आपके घर आए, 5 दिन उन्होंने काम किया, इतने रुपए ले गए। अब आप कैसे निकालोगे कि एक मजदूर ने एक दिन में कैसे रुपए कमाए, तो ये तो बेसिक चीजें हैं। अब घर वालों को अगर ये चीजें बतानी तो वो फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे कि मैन इंटू डे डिवाइड बाई वर्क वेज, ये सब नहीं करना होता भाई। ये करोगे तो बस फिर वो डब्लू कभी ऊपर लिखा जाएगा, कभी नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसे नहीं करना, इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए बेटर रहेगा। ये तो डेली यूज के क्वेश्चन है मेरे भाई, डेली यूज के, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज 9:5। इनकम इंक्रीज बाई 40% एंड एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाई 10%। तो इनिशियल इनकम दी हुई है, इनिशियल इनकम कितनी है, 45,000 है। इनिशियल इनकम कितनी है, 45,000 है। लेकिन यहाँ पे इनिशियल जो आय थी आपकी आय, उसका अनुपात 9:5 है। इसका मतलब 9 की वैल्यू कितनी है, 45,000। 9 की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, 45,000। देखो रेशियो ऑफ इनकम, और इनकम हमें दी हुई है 45 है, तो इसका मतलब 9 की वैल्यू 45,000 है। हमसे क्या पूछा, फाइनल सेविंग पूछी है, तो पहले हम एक्सपेंडिचर और निकाल लेते हैं। एक्सपेंडिचर 5 है, ये तो क्या होगी, इनकम हो गई। ये क्या है, इनकम। अगर इनकम इतनी है तो 9 की वैल्यू इतनी है, तो 5 की कितनी होगी मेरे भाई, 25,000 हो जाएगी। ये क्या आ जाएगा हमारा, एक्सपेंडिचर। अब बहुत बच्चे सोचे 25,000 कहां से, अरे मेरे भाई 9 की वैल्यू 45 है, 5 टाइम्स है ये इसका। कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो ये भी इसका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 टाइम्स। कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स। अब ये कह रहा है कि इनकम इंक्रीज बाय 40%। इनकम कितनी बढ़ गई, 40% बढ़ गई। तो इसका 40%, 45,000 का 40% भाई, 40% बढ़ गई। तो 40% कितना होता है, 2/5 लिख दो, या 40/100 लिख लो भाई। 40%, 2 0 से 2 0, 4 चौक 16 और 20, लगभग 18,000 रुपये। कितने बढ़ गए, 18,000 रुपये। तो जो न्यू इनकम आएगी हमारी, न्यू इनकम, वो कितनी हो जाएगी, न्यू इनकम मेरे भाई हो जाएगी 45,000 प्लस 18,000। कितने हो गए, 63। न्यू इनकम आ गई 63,000 रुपए। अब ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 10%। एक्सपेंडिचर कितना था, 25,000 था, इसका 10%, 25,000 का 10% कितना होता है, 2500 होता है भाई। तो न्यू एक्सपेंडिचर कितना आ गया हमारे पास, न्यू एक्सपेंडिचर 25,000, इसका 10% माइनस 2500 कितना हो गया भाई, 22,500 हो गया। अब हमें बताना फाइनल सेविंग। भाई फाइनल सेविंग के लिए क्या करोगे मेरे भाई, फाइनल सेविंग के लिए इसमें से ये घटा दो, एक्सपेंडिचर में से, सॉरी इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दोगे, तो जिसमें 500 है, 500 एक ही ऑप्शन में भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, एक बार देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता रहता है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 16:19। अब देखो भाई एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन इतनी बार आ रहा है, और एक ही फॉर्मूले पे क्या बताया, जब भी एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन दिखे, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये बात तुरंत लिख लेनी है, ठीक है, ये बात भाई तुरंत लिख लेनी है, ठीक है। अब एलसीएम दिया हुआ है, कितना है, 59280। एलसीएम की वैल्यू मेरे को पता है 59280
इंटू HCF, HCF भाई नहीं पता तो यहाँ पे HCF लिख लो। फर्स्ट नंबर ये दो नंबर का रेशियो है 16:19, तो इसको मान लो आप 16A इंटू में 19A, ठीक है, क्योंकि रेशियो है। तो ये जो A है इसके अंदर क्या है मेरे भाई, ये A HCF ही है, ये A क्या है, HCF है, ये A क्या है मेरे भाई, HCF है। तो इस A को A से काट सकते हो, क्योंकि वो देखो ना दो नंबर्स का रेशियो है, तो जो इनका एक कॉमन मल्टीपल होगा HCF होगा वो 16A है और 19A है। दो नंबर क्या होंगे, 16A और 19A, A से एक कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट लो भाई 16 से या 19 से काट देते हैं एक बार पहले ना, लिख लो यहाँ पे 19 इंटू में 16, ये यहाँ डिवाइड में लेके आ गए ना भाई। 19 × 57, 22 1 38 31 20 आ गया। 31 20 को 16 से कैंसिल आउट करेंगे, 16 1, उसके बाद कितना 152 9 के बाद भाई क्या रह गया यहाँ पे 152 8 कम है 80 95, तो 195 आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई 195, तो वो दो नंबर्स क्या हो जाएंगे मेरे भाई 16 इंटू में 195 बराबर, और दूसरा क्या हो जाएगा 19 इंटू 195। HCF भी आ गया और दोनों नंबर्स भी निकाल सकते हो आप, फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। इसके मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 9 6 54, इसके मल्टीप्लाई करोगे भाई 16 इंटू 195, तो 31 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 31 20। ठीक है, नहीं आती हो भाई किसी को मल्टीप्लाई करना तो आज सिखा देते हैं। 6 9 54 और 6 5 11 इंटू में 195। ठीक है, 31 20 आ गया, हमें दूसरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। सॉरी अभी तो वो क्वेश्चन है। अब ये वाला है भाई, इसको देखो, ये वाले क्वेश्चन जब भी आते बड़ा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको ए मान लो मेरे भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस a क्यूब, सॉरी ये क्यूब नहीं, नीचे है स्क्वायर, नीचे क्या है ये a स्क्वायर, फिर से लिख देता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है भाई यहाँ पे। इस फॉर्मूले में अब a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है भाई, जब बार बार जब ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ना आपको, तो कोई ना कोई फॉर्मूला लग रहा चाहिए, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ओ प्लस ए बी ओ इस टाइप से। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे वो CGL हो CHSL हो किसी भी एग्जाम में। तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जैसे ही आप ये फॉर्मूला यहाँ ओपन करोगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा a प्लस बी, क्या बचेगा a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1.03, ये आंसर आ गया, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे नीचे वाले से, ऊपर बचेगा ये 1 प्लस 0.03, तो आंसर क्या आ गया 1.03। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई धनराशि का मूल्य 40% बढ़ाने में कितना समय लगेगा। भाई हर साल साधारण ब्याज की तो बेसिक सी बात है, अगर हर साल आपको 8% मिल रहा है तो हर साल 8 ही मिलेगा, तो 40% कितने साल में मिलेगा, मल्टीप्लाई बाई 5 ईयर्स में। ऐसे भी कर सकते हो, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। SI कितना मिलना चाहिए 40%, तो 40 हो गया, बराबर प्रिंसिपल 100 मान लो, रेट कितना है 8%, इंटू में टाइम निकालना है बटे में 100। ठीक है भाई, ऐसे 5 साल आ जाएगा। बाकी डायरेक्ट है कि 1 साल में 8% मिल रहा है, तो 5 साल में कितना मिलेगा 40%। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन,
इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 A²। ये भाई प्रैक्टिस करने से याद है, आपको लगता हो कि ऐसे भाई बार बार जब प्रैक्टिस करोगे बार बार क्वेश्चंस आएंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, लेकिन आप सोचते हो कि बिना प्रैक्टिस के याद हो जाए तो भाई पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, पहले वही बात है, पहले मैं मान लेता हूँ एरिया ए कितना था, पहले मान लो ए था, तो एरिया हमारे पास जो पहले था वो कितना था, √3/4 इंटू में 100। ठीक है, 100 का स्क्वायर कर लो या 10 मान लो भाई, बाकी आप 100 मानना चाहते हो तो 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 माननी है तो 10 मान लो। ठीक है, पहले ये एरिया था। अब बताना कि न्यू एरिया क्या होगा भाई, अगर जब न्यू एरिया की बात करोगे, न्यू एरिया की, तो ए क्या होगा हमारे पास, ए इंक्रीज होगा कितना 80%, तो ये कितना आ जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180, तो जो न्यू एरिया है वो क्या हो जाएगा √3/4 A², ए कितना होगा 180 इंटू 180, तो चेंज क्या हुआ है, ये 18 इंटू 18 324, आगे जो जीरो है वो सब उनका खेल चलता रहेगा, इससे ये कैंसिल आउट हो ही जाएगा, 2 0 4 0 छोड़ दो, 100 था, 100 से कितना होगा 324, कितना बढ़ गया 224 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 224, क्योंकि यहाँ मान लो 10 0 0 कुछ रहा होगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा 224 आएगा, तो कितना चेंज है 224%, कितना चेंज है 224%। डायरेक्ट हमने 100 से 180 हो गया, उसका स्क्वायर किया, माइनस कर दिया, कितना आ गया 224%। ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, परसेंटेज इंक्रीज इन डिक्रीज इन एरिया। तो पहला क्वेश्चन, पहले चैप्टर तो मतलब पहला ही चैप्टर परसेंटेज है, अगर आपसे ये क्वेश्चन भी नहीं हो रहा तो भाई सोचने की बात है, आप नए टॉपिक्स मत पढ़ो, आप पहले परसेंटेज को अच्छे से करो। ठीक है, तो ये क्लास भाई आज इतने ही, अब जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो 70 क्लासेस का टारगेट है वो 100% कंप्लीट करूंगा मेरे भाई, बस आप देखते रहो, उसके बाद 15 में से 15 की भाई गारंटी है। तो पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बिना प्रैक्टिस मैथ नहीं आने वाला है। कम से कम एक चैप्टर के मेरे भाई 200-250 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करो, और मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑनलाइन करो, ऑफलाइन में कुछ नहीं है भाई। और ना ही वीडियो से क्या करो, ना नोट से प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस करा करो मॉक टेस्ट लगा के। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो भाई लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।